Namaskar students, I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number 1, the rise of nationalism in Europe. यूरोप में नेशनलिज्म राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, और इसी कड़ी में हमारा अगला टॉपिक है द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अरिस्टोक्रेसी जिसे हम बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, बुद्धिजीवी टैलेंटेड वर्ग है, एक क्लास है। ये यूरोप में एक क्लास है जो डोमिनेंट क्लास है, दूसरी क्लासेस पर ये डोमिनेट करती है, अर्थात रूल करती है। जैसे साउथ अफ्रीका में ब्लैक और वाइट्स थे, वैसे वो वाइट पर्सन्स थे, सेम उसी टाइप के। जो अरिस्टोक्रेसी है वो लैंडेड एक क्लास थी जो डोमिनेंट क्लास थी, दूसरी जो क्लासेस थे उनके ऊपर वो डोमिनेट करती थी, रूल करती थी, या यूं कहें हम ये एक पावरफुल क्लास थी। तो सोशली एंड पॉलिटिकली ए लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। जो क्षेत्रीय विभिन्नता थी, डिविजन्स थे, उनसे भी आगे ये एक लाइफ इनकी स्टाइल थी। दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। ये इनकी जो एस्टेट थी वो कंट्री साइड, कंट्री और कंट्री से बाहर, एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज, और जो वहाँ के सिटीज थे उनमें भी यह क्लास फैली हुई थी। They spoke French for purpose of diplomacy and in high society. उन्होंने वो फ्रेंच लैंग्वेज स्टार्ट की फॉर डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी, कि एक हाई सोसाइटी बनाने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज उन्होंने स्टार्ट की बोलना। Their families were often connected by ties of marriage. This powerful aristocracy was often connected, however, numerically a small group. The majority of the population was made up of the peasantry. ब्रिटेन की बात करें यूरोप की, तो वहां पर जो मेजोरिटी ऑफ ग्रुप्स था वो तो पीजेंट्री था, ये अरिस्टोक्रेसी तो एक स्मॉलर ग्रुप था। To the west, the bulk of the land was farmed by tenants and small owners, while in eastern and central Europe, the pattern of landholding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. जो वहाँ के फार्मर्स थे उनको SERF सर्फ्स कहा गया। तो वहाँ पर टेनेंट्स किराएदार थे, जिसे हम सामंत वर्ग कहते हैं यहाँ पर, कि इंडिया में जैसे टेनेंट्स हैं लीज पर लेकर के लैंड को एग्रीकल्चर करते थे। तो वहाँ जो ज़्यादातर पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन पीजेंट्री क्लास की थी, टेनेंट्स थे, और जो स्मॉलर ग्रुप था वो अरिस्टोक्रेसी पीपल्स का उनका था। वो फ्रेंच लैंग्वेज उन्होंने स्टार्ट की, वो उनके एक डिप्लोमेसी सेटअप करना चाहते थे और रूल करना चाहते थे ऑल ओवर यूरोप पर। इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड meant the growth of towns and the emergence of commercial class whose existence was based on production for the market. तो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण वहाँ पर ट्रेडिंग क्लास थी वो बढ़ी, मतलब जो व्यापारी वर्ग था, ट्रेड क्लास थी, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, वो वहाँ पर न्यूमेरस नंबर ऑफ पीपल्स वो बढ़े। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ हुआ। एंड बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। लेकिन फ्रांस में और अदर पार्ट्स में तो ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। इन इट्स वेक मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, पॉपुलेशन, बिजनेसमैन, professionals
till in Central and Eastern Europe these group were smaller in number till the 19th century। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ लोग पढ़ लिखने लगे और जो लोग थे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो ट्रेड क्लास थी उनमें से कई बिजनेसमैन बन गए, कई इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए और कई प्रोफेशनल्स बन गए। It was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privilege gained popularity। तो जैसे ये मिडिल क्लास बढ़ने लगी, मिडिल क्लास का दौर आया, उसमें बिजनेसमैन भी आए, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए, प्रोफेशनल्स भी आए, एजुकेशन स्प्रेड होने लगी और नंबर ऑफ पीपल भी ये ज़्यादा थे। तो मिडिल क्लास जैसे ही बढ़ी, अब वो जो अरिस्टोक्रेसी क्लास थी उनके जो प्रिविलेजेस थे, प्रिविलेजेस मीन्स कि जन्म से ही उनको स्पेशल राइट्स मिले हुए थे कि उस क्लास के लोग होंगे वो ऑटोमेटिकली स्पेशल क्लास के लोग हो जाएंगे और उन्हें स्पेशल राइट्स भी मिलेंगे। तो अब जो मिडिल क्लास हुई वह मिडिल क्लास के लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई और वो लोग इसके ऑप्रेस में आने लगे, विरोध करने लगे कि उनको जन्म से ही ऐसे प्रिविलेजेस क्यों हैं, वो हमारी तरह इक्वल क्यों नहीं हैं। और यही जो एबोलिशन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस थे ये धीरे धीरे पॉपुलैरिटी पकड़ने लगे, मतलब लोगों की ये फीलिंग्स आने लगी मिडिल क्लास में कि इन लोगों को इतने स्पेशल राइट्स क्यों हैं, इनको स्पेशल स्टेटस क्यों मिला हुआ है, ये भी हमारी तरह इक्वल क्यों नहीं है। तो जो पहली कड़ी वहाँ जुड़ी नेशनलिज्म के लिए वो ये थी कि वहाँ मिडिल क्लास का जन्म हुआ, मिडिल क्लास बढ़ने लगी, एजुकेशन स्प्रेड होने लगी और अब धीरे धीरे लोगों में एक यूनिटी से आने लगी कि उस अरिस्टोक्रेसी क्लास के जो प्रिविलेजेस थे क्यों ना उनको खत्म किए जाएं। सेकेंड इज व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। What did liberal nationalism stand for? तो ideas of national unity in early 19th century Europe was closely allied to the ideology of liberalism। लिबर्टी से वर्ड बना है लिबरलिज्म, लिबरलिज्म का मतलब है स्वतंत्रता। तो आइडिया ऑफ लिबरलिज्म ये अर्ली 19th सेंचुरी से स्प्रेड होने लगा। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर, ये लैटिन वर्ड लिबर से बनी है और जिसका मीनिंग है फ्री, फ्रॉम फ्री फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। तो लिबरलिज्म का आइडिया जो मिडिल क्लास में आया उसका मतलब ये था फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑल पीपल बिफोर द लॉ, कि लॉ सबके लिए एक जैसा हो और फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल और सबको इंडिविजुअल भी अपनी कुछ फ्रीडम मिलनी चाहिए। इट emphasizes the concept of government by consent and politically it is equality and emphasizes on the concept of government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges। तो लिबरलिज्म से पहले यहाँ पर ऑटोक्रेसी और क्लरिकल प्रिविलेजेस थे, जो एक क्लास थे उस क्लास को जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे उनसे एंड करने के लिए था कि वो प्रिविलेजेस उनके समाप्त किए जाएं। ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पॉन्ड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट
19th century liberals also stressed the inviolability of private property. तो धीरे धीरे लिबरलिज्म का आइडिया भी आया और ये लिबरलिज्म का आइडिया था फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि सभी लोग लॉ के लिए, लॉ सभी के लिए समान हो, लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हों, और लिबर्टी और फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल पीपल्स को कुछ लिबर्टी मिलनी चाहिए, कुछ फ्रीडम मिलनी चाहिए।